हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11, स्टैंडर्ड 12 का अल्कोहल फिनोल ईथर्स का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखे थे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करवाई थी। इसी के साथ साथ मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी बताई थी जो उस रिएक्शन में लगती है। ठीक है गाइस, तो आज के क्लास में हम लोग उसी का पार्ट जो था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का, जो कि था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको देखने वाले हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो अभी हम लोग देख रहे हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देख रहे हैं। अल्कोहल का मतलब ही होता है ROH, और ये हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग देख रहे हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका RMgX होता है, यहाँ पे आपका R मतलब अल्किल ग्रुप होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, और X मतलब हेलोजन होता है। इसी को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको अल्कोहल बनाना है तो आप लोग सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे क्या करते हो। एक रिएक्शन होती है जो हम लोग को पता होनी चाहिए कि एक्चुअली होने क्या वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड को। ये है आपका कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये आपका अल्डेहाइड भी हो सकता है, या आपका कीटोन भी हो सकता है। लेट अस से यहाँ पे है R, यहाँ पे आपका R भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका H भी हो सकता है। ठीक है भाई, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर अच्छे से समझना है। यहाँ पे R लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया। मतलब ये आपका हो सकता है कि अल्कोहल हो, सॉरी ये हो सकता है आपका अल्डेहाइड हो, और यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे H आता है तो अल्डेहाइड रहेगा, अगर यहाँ पे R आता है तो कीटोन रहेगा। अब देखो क्या होगा, फिर आप इसके अंदर में क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। इसके अंदर में आप डालेंगे RMgX को। जो भी आपका RMgX है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो? इसी को आप लोग बोलते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX का मतलब ही क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका हम लोग को यूज़ करना है। अब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है, दिमाग में ये आता है कि Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या R के ऊपर आएगा। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसके ऊपर आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो किसके ऊपर आएगा। आई नो आपको भी बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। तो बस याद रखना है कि जो भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं भाई। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ये बात सबको पता है। इन तीनों में मेटल कौन है? इन तीनों में मेटल है आपके मैग्नीशियम भाई साहब। इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमें उससे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं कि +2 आएगा या +1 आएगा या +3 आएगा। अभी बस आपको फिलहाल इससे काम है कि इन तीनों में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर में आएगा। तो याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आया। अगर मैग्नीशियम के ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नीशियम के बाजू वाले के ऊपर में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना, जो चार्ज आपके मैग्नीशियम के ऊपर रहेगा उसी का डायरेक्टली अपोजिट चार्ज बाजू वाले के ऊपर रहेगा। मैग्नीशियम के ऊपर है पॉजिटिव, तो अल्किल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर में आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो बस अगर आपको ये चार्ज समझ जाए तो ये रिएक्शन आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैंने पहला पॉइंट ये बताया, ध्यान देना, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी आने वाली है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हमेशा चाहे अल्डेहाइड ले रहे हो चाहे कीटोन ले रहे हो, कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन क्योंकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर में है नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के जो बाजू में आ रहा है कार्बन,
उसके ऊपर उसका उल्टा चार्ज रहेगा, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आए। यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, क्योंकि वो मेटल है और मेटल के बाजू में है आपका अल्किल, ये इसके बाजू में है, तो अगर इसके ऊपर चार्ज है प्लस तो इसके बाजू वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो भाई क्या होगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका प्लस होता है, प्लस वो लव करता है माइनस को, प्लस लव करता है माइनस को। जो भी आपका माइनस होता है वो लव करता है प्लस को। क्या आपने कभी देखा है कि प्लस प्लस को लव कर रहा है? नहीं भाई, आपने हमेशा देखा है माइनस लव करता है प्लस को और प्लस लव करता है माइनस को। मतलब अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वही एक दूसरे को लव करते हैं, समझ गए ना? प्लस कभी प्लस को लव नहीं कर सकता, प्लस हमेशा माइनस को ही लव करता है, माइनस हमेशा प्लस को ही लव करता है। ये अपोजिट का खेल है, समझ गए ना? ये चीज़ लाइफ में भी हमेशा अप्लीकेबल होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये है आपका माइनस, तो माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस जाएगा। ये है आपका प्लस, प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस जाएगा। याद रखना भाई, ये माइनस है तो माइनस के पास प्लस जाएगा, ये प्लस है तो प्लस के पास माइनस जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका कार्बन, ये है आपका ऑक्सीजन, पहले इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये है आपका आर, ये आपका आर भी हो सकता है, ये आपका एच भी हो सकता है। जिसको ये मैकेनिज्म समझ जाएगी उसको आने वाली सारी की सारी रिएक्शन समझ जाएंगी, जिसको ये मैकेनिज्म नहीं समझेगी उसको आने वाली रिएक्शंस भी नहीं समझेंगी। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पेपर में आता है फॉर 2 मार्क्स। अब देखो क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, इस ऑक्सीजन के पास कौन जाने वाला है? Mgx, तो यहाँ पे आपका जाएगा Mg और X। और इस कार्बन के पास कौन जाने वाला है? R, तो इस कार्बन के पास गया R। तो देखो भाई कैसे किया, देख लो एक बार। माइनस लव करता है प्लस को और प्लस लव करता है माइनस को। ये है आपका माइनस, तो माइनस के पास कौन गया? प्लस वाला, इसलिए मैंने ऑक्सीजन के पास किसको लिखा? Mgx को। कार्बन है प्लस, प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस वाला, माइनस कौन है? R, तो इसीलिए कार्बन के पास कौन गया? R गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर आप इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस के प्रेजेंस में भी करा सकते हो और H3O प्लस के प्रेजेंस में भी करा सकते हो, दोनों चलता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पानी में एक्चुअली 2 चीज़ें होती है, एक होता है H और एक होता है OH। जो भी आपका पानी होता है, मतलब जो भी आपका H2O होता है, मतलब जो भी आपका वाटर होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है, H और OH। ठीक है भाई, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करेंगे और काटेंगे, एक तरफ जाएगा OH, एक तरफ जाएगा H। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये है कार्बन, ये है R, ये R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। ये आपका जो R है ये एज इट इज़ है। ठीक है भाई, ये है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे बनेगा H और यहाँ पे आपका बनेगा MgOH X। देखो यहाँ पे ज़रा एक बार फिर से समझ लो इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़, एक तो अल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब ही RMgX होता है। मेटल मैग्नीशियम है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लस साइन आया। इसके बाजू में जो रहेगा उसके ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि उसका उल्टा माइनस होता है। यहाँ पे ये है, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है तो जो भी चीज़ ऑक्सीजन के बाजू में आती है उसके ऊपर ऑक्सीजन का उल्टा चार्ज रहेगा, तो माइनस का उल्टा क्या आता है? प्लस, इसीलिए मैंने कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लिख दिया। फिर आपको ये भी बात याद रखना है कि जो भी आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है वो हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। करना कुछ भी नहीं है, माइनस के पास भेजेंगे प्लस वाले को और प्लस के पास भेजेंगे माइनस वाले को, कर दिया भाई। फिर आपको लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोलिसिस करना है? क्योंकि भाई आपको अल्कोहल बनाना है। अब ये जो कंपाउंड बना है ये अल्कोहल तो है नहीं, मतलब आपको यहाँ पे अल्कोहल बनाना है, तो ऑफकोर्स आपको इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। पानी का मतलब ये H2 होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है, H और OH। आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, ये बन जाएगा MgOHX और यहाँ पे आपका H इस तरीके से और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। तो ये रहा आपका अल्कोहल। अभी फिलहाल हमको उससे कोई लेना देना नहीं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्योंकि ये जनरलाइज रिएक्शन है। समझ गए ना भाई? लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट सारे के सारे। अब सारे के सारे इधर देखेंगे भाई। मैंने अभी आपको पेज नंबर 239 का
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म समझाया है। अब यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया है ग्रीन कलर में, ये है आपका टेबल नंबर 11.4 जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 239 पर। तो भाई कहना मुझे बस इतना है कि ये जो आपका टेबल है, यहाँ से पेपर में हर साल एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन इस टेबल की ख़राब बात जो है, वो बैड इफेक्ट जो है इस टेबल का, वो ये है डिसएडवांटेज कि यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो जनरलाइज रिएक्शन दिए, उन्होंने स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं दी। इस टेबल से हर साल पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक तो फर्स्ट वाला आएगा, तो सेकंड वाला आएगा, तो थर्ड वाला आएगा। टेबल में 3 रिएक्शन है, एक हर साल आता है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जनरलाइज रिएक्शन है, स्पेसिफिक नहीं है। पेपर में है ना, ये ऐसे जनरलाइज नहीं आती, पेपर में अलग स्पेसिफिक आती है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करेंगे। अरे भाई टेंशन मत लो, मैं आपको जनरलाइज नहीं पढ़ा रही, क्योंकि जनरलाइज तो मैं आपको ऑलरेडी अभी पढ़ा चुकी हूँ मैकेनिज्म्स के फॉर्म में, तो मैं आपको इसको स्पेसिफिक फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे सेकंड थिंग ये है, उन्होंने ये तो दे दिया बट उन्होंने मैकेनिज्म नहीं दिया, और मैक्सिमम लोग इसका मैकेनिज्म नहीं कर पाते। लेकिन पेपर में अगर वो 2 या 3 मार्क के लिए आता है तो आपको तो मैकेनिज्म देना ही पड़ेगा, और वो स्पेशलाइज्ड रिएक्शन रहेगी। मतलब इसमें कि इस फॉर्मेट की रिएक्शन आएंगी, बट ये जनरल रिएक्शन भी नहीं आएंगी, और इसमें ना तो मैकेनिज्म दिया है। तो आपको उस फॉर्म में मुझे पढ़ाना है जिसमें वो स्पेसिफिसिटी भी आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं और मैकेनिज्म कैसे करते हैं। तो बस आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी ध्यान देना है और नोट ज़रूर बनाना है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। अब क्या होगा भाई, सबसे पहली थिंग जो हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो है आपका वो है कन्वर्शन ऑफ, ये ज़रा हेडिंग में डालना, हेडिंग बहुत काम के। कन्वर्शन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, हम लोग कर रहे हैं कन्वर्शन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड का ही मतलब होता है HCHO, ठीक है, इनटू इथेनॉल, CH3 CH2 OH using Grignard reagent। तो भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अल्डेहाइड का कन्वर्शन अल्कोहल में कर रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो कैसे क्या रहा है। सबसे पहले भाई आप फॉर्माल्डिहाइड को लेंगे, तो जो भी आपका फॉर्माल्डिहाइड है इसी को आप HCHO के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और मैंने आपको एक लास्ट वाले क्लास में बताया था कि हमेशा अल्डेहाइड को आप ऐसे बोलते हो, लेकिन रिएक्शन करते वक्त कभी भी अल्डेहाइड को ऐसे नहीं लिखना। उसको आप कैसे लिखेंगे, HC+H, ये होता है भाई आपका फॉर्माल्डिहाइड। मैक्सिमम लोगों को फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला नहीं पता होता है, इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, पेपर में जानबूझ के लिखता है कन्वर्शन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इनटू इथेनॉल। वो ये नहीं लिखता फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला नहीं पसंद या नहीं पता तो आप रिएक्शन को नहीं कर सकते। भले आपको रिएक्शन आती होगी, बट अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप उसको नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, चलो अगर उसने कृपा की और आपको फॉर्मूला दे दिया HCHO, लेकिन आप इसको देख के भी रिएक्शन मत करना, क्योंकि ये फॉर्मूले से आप रिएक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमेशा अल्डेहाइड को ऐसे ही लिखना है। ये जो CHO है ना, इस CHO को कैसे लिखेंगे, C+H के फॉर्म में। ठीक है भाई, इसमें आप लोग सारे के सारे डालेंगे CH3MgBr। CH3MgBr जो है ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CH3MgBr क्या है भाई, CH3MgBr है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ये है आपका फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, होने कुछ भी वाला नहीं है, बस वही वाली चीज़ होने वाली जो अभी तक आप लोगों ने की है। ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, वही होने वाला है जो अभी तक आप लोगों ने जनरलाइज में पढ़ा है। देखो भाई, यहाँ पे मेटल है मैग्नीशियम, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल के बाजू में है ये वाला ग्रुप, तो पॉजिटिव का उल्टा कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन। यहाँ पे एक बॉन्ड को हटाएंगे सबसे पहले। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। ऑक्सीजन के बाजू में है कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव, नेगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई क्या होगा, होने कुछ भी वाला नहीं है, ज़रा ध्यान देना। प्लस लव करता है माइनस को, तो माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस जाएगा। और माइनस लव करता है प्लस को, तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस जाएगा। माइनस के पास आपका प्लस गया, और प्लस के बाद कौन आया भाई, माइनस आया। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे इसको। ये है आपका यहाँ पे H, ठीक है, ये है आपका कार्बन, ये है आपका ऑक्सीजन, और ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है भाई,
अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, MgBr, क्योंकि ये नेगेटिव है और MgBr पॉजिटिव है, तो MgBr आपके ऑक्सीजन के पास जाएंगे। बुक में ये मैकेनिज्म नहीं दिया है, हाँ ध्यान देना। और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास जाएगा आपका CH3 ग्रुप, ठीक है। अब देखो आगे के स्टेप में क्या होगा, आगे के स्टेप में आप कुछ भी नहीं, इसका बस हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। इसका क्या करवाने वाले हो, हाइड्रोलिसिस। अगर आप ध्यान से देखते हो तो H2 में दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका H और एक होता है आपका OH। तो आप इसको यहाँ से काटेंगे, ठीक है भाई, एक साइड में डालेंगे H और एक साइड में डालेंगे OH। तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 और यहाँ पे आएगा आपका OH, और उसी के साथ साथ आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा MgOH और X, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 OH, और यही आपका इथेनॉल है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आपने क्या किया, आपने फॉर्माल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल में, समझ गए ना। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि ये कैसे क्या आ गया इससे, ज़रा देखना, ये आपका CH3 है तो ये भी आपका CH3 है, ये आपका C है जिससे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये आपका वो C है जिससे दो हाइड्रोजन अटैच है, CH3 की जगह पे CH3, CH2 तो ये है आपका CH2, ये है आपका OH। तो मतलब ये सेम ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है, अगर आपका ये आता है तो आप ये भी लिख सकते हो। अभी तो आपको रिएक्शन आ रही है, लेकिन अगर पेपर में मैंने ऐसा पूछा, एक्सप्लेन हाउ विल यू कन्वर्ट फॉर्माल्डिहाइड इनटू इथेनॉल, ये नहीं बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको याद रखना है कि फॉर्माल्डिहाइड को अगर आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो आपको वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है वो एग्जामिनर नहीं देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन आपको वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो ये है, नेक्स्ट रिएक्शन है भाई आपकी कन्वर्शन ऑफ, बस 3 ही रिएक्शन है, ये बुक में नहीं दिया है, बुक में जनरलाइज दिए रखे हैं, मैकेनिज्म भी नहीं दिया है, ये मैं आपको करवा रही हूँ, पेपर में अगर आई तो एज इट इज़ ऐसे ही करके आना। कन्वर्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का मतलब ही होता है CH3 CHO, मैं आपको बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इनटू आइसोप्रोपिल अल्कोहल। चलिए भाई देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे एसिटाल्डिहाइड को। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला उसका भले ही CH3 CHO है, लेकिन आप इसको कैसे लिखते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन करते वक्त अल्डिहाइड का CHO को ऐसे लिखना है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई। इसके अंदर में डालेंगे आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका CH3 MgBr, ये है आपका RMgX, CH3 MgBr, मतलब ये है ही क्या भाई, यही तो है भाई आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा रिएक्शन लिखते वक्त नीचे में भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। अब देखो क्या होगा, होने कुछ भी वाला नहीं, सेम थिंग है। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, प्लस। मैग्नीशियम के बाजू में जो भी रहेगा उसका उल्टा उसके ऊपर आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के बाजू में कार्बन है तो नेगेटिव का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। होने कुछ भी वाला नहीं है भाई, बस यही होगा कि पॉजिटिव के पास में जाएगा नेगेटिव वाला और नेगेटिव के पास में जाएगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में होंगी, ये भी रिएक्शन होंगी भाई आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। चलिए लिखेंगे इसको, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, एकदम ध्यान देंगे भाई। यहाँ पे आपका था ऑक्सीजन, मैंने एज इट इज़ इसको देख के लिख दिया। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास आपका कौन जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है MgBr, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास कौन जा रहा है, MgBr। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के पास कौन जा रहा है, माइनस चार्ज वाला CH3, तो यहाँ पे आपका आ गया CH3। लास्ट स्टेप में हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे। H2O का मतलब ही होता है हाइड्रोलिसिस। H2 में दो चीज़ें होती है, एक होता है H और एक होता है OH। तो सबसे पहले आप इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है भाई। एक साइड में डालेंगे H, एक साइड में डालेंगे OH, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये है आपका C, ये है आपका H, ये है आपका CH3 और ये रहेगा आपका OH। इसी के साथ साथ आपका एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, साइड प्रोडक्ट का नाम रहेगा MgBr और OH भी उसके पास जाएगा तो यहाँ पे आएगा OH।
यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रोपिल लिखा। ध्यान देना भाई, यहाँ पे आपके टोटल 3 कार्बन है, इसलिए मैंने प्रोपिल लिखा। OH का मतलब अल्कोहल होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों के दोनों CH3 ग्रुप सेम है। अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ जाए, अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ जाए भाई, सेम, तो वो आपका क्या होता है, अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ जाते हैं तो उसी को आप बोलते हो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। समझ गए ना? तो ये भी अगर पेपर में है तो कर डालेंगे भाई। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस चीज़ का। पेपर में जो 3 रिएक्शन में से कोई भी एक रिएक्शन आती है, उसमें से मैं आपको 2 रिएक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। तीसरे रिएक्शन में बिल्कुल इसकी जैसी है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तीसरे रिएक्शन को भी करवा देती हूँ। चलिए मूव करते थर्ड रिएक्शन की तरफ। चलिए भाई मूव करते थर्ड रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन है आपका कन्वर्शन ऑफ एसीटोन। कन्वर्शन ऑफ एसीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इंटू टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भाई इस रिएक्शन में हम लोग देखने वाले कि आप लोग एसीटोन को कैसे कन्वर्ट करेंगे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए भाई, तो किस बात की देरी, फटाफट से देखते हैं। मैं जितने भी रिएक्शन करा रही हूँ अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत काम के। एसीटोन का मतलब ही होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही आपका क्या होता है भाई, यही आपका होता है एसीटोन। इस एसीटोन के अंदर में आप एज यूजुअल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डालने वाले हो CH3 MgBr। इसी का मतलब क्या होता है RMgX या CH3 MgBr। ये क्या है, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत काम की। जितनी मैंने अभी जो 3 रिएक्शन बताई, बड़ी काम की रिएक्शन है, और सब में मैकेनिज्म सेम ही है। ऐसा नहीं कि कुछ मैकेनिज्म अलग है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। वही किस्सा होगा, मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज के बाजू वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने भाई ये देखा, यहाँ पे आप लोगों ने भाई ये देखा, ऑक्सीजन कैसे नेचर का है, ऑक्सीजन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का। ऑक्सीजन के बाजू में है कार्बन, तो माइनस के बाजू में क्या आएगा, प्लस। और आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है, प्लस जो है वो लव करता है, लेकिन किसको, माइनस को। तो माइनस के पास जाएगा आपका प्लस। माइनस जो है वो लव करता है प्लस को, तो प्लस के पास कौन जाएगा भाई, माइनस। और रिएक्शन को करेंगे। देखो यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे है आपका C, यहाँ पे है आपका CH3, एज इट इज़ देख के लिखने का। यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक बॉन्ड मैंने बनाया। अब ज़रा ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ये होगा भाई, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो आपका ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर में, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज वाला MgBr वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, MgBr। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के पास में कौन जाएगा, नेगेटिव वाला CH3। तो यहाँ पे आपका आएगा CH3। अब आगे बढ़ेंगे, करना कुछ भी नहीं है, आपको तो अल्कोहल बनाना है। तो लास्ट स्टेप में सारे के सारे इसके अंदर में क्या डालेंगे, H2O, या तो आप इसी के अंदर में H3O प्लस को भी डाल सकते हो, या डाइल्यूट एसिड भी चलता है, वो मीनिंग सेम ही है। ठीक है, पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है, एक होता है H और एक होता है OH। करना कुछ भी नहीं, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक तरफ डालेंगे H, एक तरफ डालेंगे OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रहेगा आपका कार्बन, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका OH, और इसी के साथ साथ और क्या बन रहा है, MgBr और OH। अब ज़रा इधर देखना है बस भाई आपको, बस इधर देखेंगे सारे के सारे। ये जो कार्बन है, मतलब जो आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है, वो टोटल 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, टर्शरी, क्योंकि OH ग्रुप वाला कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। लेकिन टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, इसलिए क्या आएगा, ब्यूटिल। और OH ग्रुप जब भी आता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अभी जो मैंने आपको टोटल 3 रिएक्शन पढ़ाए, फॉर्माल्डिहाइड टू इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड टू आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एंड एसीटोन टू टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल,
इन तीनों में से अगर कोई भी एक पेपर में आया तो बुक वाली सिर्फ रिएक्शन को जनरल लिख के मत आना। जो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको जाना है और ये दोनों स्टेप मेंशन करना है। ओके गाइस, चलिए लो जल्दी से इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपके बुक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाजू में, मतलब पेज नंबर 239 पर हम लोगों ने ये टेबल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस किया। अभी हम लोग ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है आपका प्रॉब्लम 11.2। ज़रा ध्यान देना, मेरे पास इतनी बढ़िया ट्रिक है इसको करने के लिए। अगर मैंने ये प्रॉब्लम जस्ट डायरेक्टली समझा दिया होता था तो शायद आप नहीं समझ पाते थे, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक के साथ इसको समझाने वाली हूँ। ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ ये है, ये आपका है CHO ग्रुप, और हमेशा याद रखना कि अल्डेहाइड में CHO ग्रुप को आप हमेशा कैसे लिखते हो, C+H। पेपर में आपको हमेशा इसको CHO के फॉर्म में दिया जाएगा, लेकिन आप इसको हमेशा C+H के फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसको ऐसा लिखा तो रिएक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखेंगे, समझ जाओ भाई, ये है आपका बेडरूम, सॉरी समझ जाओ भाई ये आपका हॉल है, ठीक है। समझ जाओ भाई ये आपका हॉल है, और ये भी समझ जाओ भाई कि ये आपका बेडरूम है। मतलब ये जो है ये आउटर वाला पार्ट है, तो ये आपका हॉल है, और अंदर में क्या होता है, बेडरूम। याद रखने का तरीका देखो कैसा है। सबसे पहले जब आप किसी के भी घर में जाते हो तो पहले बेडरूम आता है या हॉल आता है? ऑफ कोर्स पहले हॉल आता है, तो भाई पहले हॉल आए, अंदर में बेडरूम होता है तो अंदर में बेडरूम है, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, ये जो H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na है ये बहुत पतला है, मेरे जैसा स्लिम है भाई, स्लिम है। स्लिम का मतलब ही क्या होता है, पतला होता है। ये जो H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na है, ये जो भी आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na है, ये भाई मेरे जैसा स्लिम है। जैसे मैं हूँ बढ़िया स्लिम, वैसे आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na भी क्या है, बढ़िया है, स्लिम। ये जो LiLH4 है इसका साइज ही कैसा है, बहुत मोटा। LiLH4 का साइज ही कैसा है, बहुत मोटा। तो ये आप लोग क्या बोलेंगे भाई, ये है बड़ा मोटा। तो आप लोगों ने फिलहाल इतना जाना कि जो भी आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na है ये कैसा है, ये मेरे जैसा स्लिम है, स्लिम। तो इसके जगह पे मैंने लिखा स्लिम और पतला। जो भी आपका LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ है, LiAlH4 जो है ये दिखने में ही देखो कितना मोटा है भाई। ये तो छोटा सा H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na है, मेरे जैसा स्लिम है वो, लेकिन LiAlH4 जो है देखो कितना मोटा है वो, मतलब कैसा है, मोटा है। अब ज़रा इधर सुनो, अगर सपोज मैं स्लिम हूँ तो मैं एंट्री लेते वक्त हॉल में भी एंट्री कर पाऊंगी और बेडरूम में भी एंट्री हो पाएगी, क्योंकि मैं स्लिम हूँ भाई, स्लिम हूँ, स्लिम बिल्कुल। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na कैसा है, स्लिम, और मैं भी कैसी हूँ, स्लिम। तो मैं हॉल के अंदर भी एंट्री हो पाएंगी मेरी, और बेडरूम के अंदर में भी एंट्री हो पाएंगी, क्योंकि मैं कैसी हूँ, पतली हूँ। भले मेरे छोटे छोटे दरवाजे रहेंगे, लेकिन अगर मैं स्लिम हूँ तो मैं किसी भी दरवाजे के अंदर में ऐसे ऐसे जा सकती हूँ भाई, किसी भी दरवाजे के अंदर मैं यूँ एंटर हो सकती हूँ। समझ गए ना सारे के सारे। अब देखो क्या होगा, अब आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे है आपका CH, यहाँ पे है आपका CH एज इट इज, इसको देखेंगे। यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ पे है आपका C ऑक्सीजन H। अब देखना ज़रा क्या होगा, ज़रा सारे के सारे ध्यान देंगे इधर। फिलहाल इसको एज इट इज़ मैंने देख के लिख दिया। H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na कैसे है, बहुत पतला है, बहुत स्लिम है, मेरे जैसा है भाई वो स्लिम। तो वो बेडरूम में भी एंटर हो पाएगा और हॉल में भी एंटर हो पाएगा, दोनों में एंटर हो पाएगा। मतलब H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na जो है वो ये दोनों को रिड्यूस कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो पतला है। पतले लोग जो होते हैं, स्लिम लोग जो होते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं स्लिम, वो हॉल में भी एंटर कर पाते हैं, बेडरूम में भी एंटर कर पाते हैं। समझ गए ना भाई, हॉल में भी एंटर करेगा, बेडरूम में भी एंटर करेगा, और दोनों के दोनों को रिड्यूस करेगा। समझ गए ना। अब देखो भाई, ये अगर रिड्यूस होता है तो देखो क्या होगा, ये एक डबल बॉन्ड जो है हट जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये भी आपका रिड्यूस हो जाएगा भाई। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए ना। पतला था, स्लिम था, हॉल में भी एंटर हो पाएगा, बेडरूम में भी एंटर हो पाएगा, क्योंकि पतला है मेरे जैसा। दोनों को रिड्यूस करेंगे,
यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड था उसका भी कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। करना कुछ भी नहीं है, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसमें भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। याद रखना कि हाइड्रोजन आप लोग अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा वहीं पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, समझ गए ना भाई। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को वहीं पे ऐड किया, ठीक है। अब इधर आना, इधर आएंगे सारे के सारे। NaLH4 कैसा है? बहुत मोटा है भाई, मोटा है, देखने में देखो ना कितना बड़ा है भाई, LiALH4 कितना मोटा है, कितना मोटा है। मोटे लोग हॉल में तो एंटर हो जाते हैं, बट बेडरूम में वो घुस ही नहीं पाते भाई, बड़ी घुसने की कोशिश करते हैं, बट बेडरूम के अंदर जा ही नहीं पाते बेचारे मोटे लोग। मतलब ये इतना मोटा है, LiALH4 भाई इतना मोटा है कि वो हॉल में तो एंटर कैसे कैसे हो जाएगा, बट बेडरूम में एंटर नहीं हो पाएगा। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जो भी आपका LiALH4 है ना, जो कि बहुत मोटा है ना, वो इसको तो रिड्यूस करेगा, लेकिन वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हॉल वाले पार्ट को ही रिड्यूस करेगा, क्योंकि मोटे लोग सिर्फ और सिर्फ हॉल में ही जा पाते, वो बस हॉल वाले पार्ट को ही रिड्यूस करेगा, लेकिन बेडरूम वाले पार्ट को रिड्यूस नहीं करेगा। बेचारा बेडरूम में एंटर ही नहीं हो पाएगा मोटे होने के वजह से, तो बेडरूम वाले पार्ट को रिड्यूस कहाँ से करेगा भाई, समझ गए ना। तो बस मोटा वाला जो पार्ट है वो बस हॉल को रिड्यूस करेगा, बेडरूम में एंट्री नहीं होंगी तो बेडरूम को रिड्यूस कहाँ से करेगा भाई, समझ गए ना। चलिए इधर आ जाएंगे, यहाँ पे है आपका, ये है CH3, ये है CH, एज इट इज़ पहले देख के लिख लेना, पहले एज इट इज़ देख के लिख लो, CH2 C डबल बॉन्ड OH। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेडरूम वाले पार्ट को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉल वाले पार्ट को ही रिड्यूस करेगा। ये पेपर में अगर आ गया तो कर लेंगे सारे के सारे, ध्यान दो ज़रा, क्वेश्चन बैंक में भी आया था लास्ट ईयर में 2020-21 में। कहना मुझे ये है, यहाँ पे दोनों रिड्यूस हुए, क्यों? क्योंकि ये पतला है, ये स्लिम है, उसने हॉल को भी रिड्यूस किया, बेडरूम को भी रिड्यूस किया, लेकिन जो मोटा है उसने सिर्फ हॉल को रिड्यूस किया और उसने बेडरूम को रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि वो बेडरूम में एंटर ही नहीं हो पाया, इतना मोटा था। तो बेडरूम को रिड्यूस कहाँ से करेगा भाई, समझ गए ना। याद रखना इस चीज को, लो जल्दी से इस पार्ट को स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की तरफ। अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया भाई, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल को तो प्रिपेयर करते हुए देख लिया, अब किसकी बारी है भाई? अब फिनॉल की बारी है। अब हम लोग सारे के सारे करने वाले हैं किसको? फिनॉल को प्रिपेयर। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं फटाफट से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को एकदम बढ़िया तरीके से। ध्यान देना भाई सारे के सारे, ये चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चैप्टर से। अगर ये चैप्टर को और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बाद वाला चैप्टर अगर छोड़ दिया ना, तो भाई समझ जाओ पूरा ऑर्गेनिक हाथ से निकल गया, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है ये सबसे मेजर चैप्टर है ऑर्गेनिक के। इस चैप्टर में भी 3 फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और इसके बाद वाले में भी 3 है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सोच लो भाई, 6 फंक्शनल ग्रुप है, 6, कितना खतरनाक इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को। हम लोग देख रहे हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। चलिए देखेंगे, सबसे पहली मेथड जो हम लोग देख रहे हैं वो है भाई आपका डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब दिमाग पे क्वेश्चन आएगा, मैम आपने 2 नाम क्यों लिखे, एक ही नाम लिख दिया होता था। सुनो भाई, कभी कभी पेपर में आता है एक्सप्लेन द डाउस प्रोसेस, और कभी कभी पेपर में आता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने सिर्फ आपको एक ही नाम बताया, और क्या पता एग्जामिनर उस साल इस नाम से ना पूछकर इस नाम से पूछ ले, तब तो आप सारे के सारे फंस जाएंगे ना। इसलिए मैंने क्या किया भाई, आपको दोनों नाम बताए। हो सकता है कि आपको आ जाए एक्सप्लेन डाउस प्रोसेस, हो सकता है आपको आ जाए एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अगर आपको ऐसा आ जाए एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन,
या आपको ऐसा आ जाए हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, तो आप सब लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ डाउस प्रोसेस आया, ऐसा भी नहीं बताया गया है कि भाई डाउस प्रोसेस से फिनॉल बनता है, तो आपको वहाँ रट्टा ही मानना पड़ेगा कि डाउस प्रोसेस में हमेशा आपका फिनॉल ही प्रिपेयर होता है। डाउस प्रोसेस में हमेशा आपका फिनॉल ही बनता है, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा नहीं लिखेगा कि एक्सप्लेन द डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ऐसा नहीं लिखेगा, वो सिर्फ डाउस प्रोसेस लिखेगा। अब इतनी सारी रिएक्शन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा। याद रखना है कि डाउस प्रोसेस में क्या बनता है, फिनॉल बनता है। अगर ऐसा आ गया एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो भाई आप लोग सारे के सारे कर लेंगे। इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, अलग अलग नाम है भाई आपके, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। मतलब मैंने आपको हर एंगल से बता दिया भाई क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग अब बिल्कुल अवेयर हो गए कि पेपर में कैसे क्या आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन को लेंगे। सबसे पहले भाई मैंने क्लोरोबेंजीन को लिया, ये है मेरा क्लोरो और ये है मेरा बेंजीन, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आप डालेंगे NaOH को। क्लोरोबेंजीन में आप क्या डालने वाले, क्लोरोबेंजीन में आप डालने वाले हैं NaOH को, ठीक है। और ये आपका जो रिएक्शन कंडीशन है ये भी आपको याद रखना है, 623 केल्विन और 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर, भाई ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी अगर रिएक्शन करते हैं तो हमेशा छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देते हैं घर के बाहर, हमेशा छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देते हैं रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले भाई यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Na, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्या निकलेगा, NaCl। अब देखो भाई ये ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ से आपका Na और यहाँ से आपका Cl निकल गया और यहाँ पे OH आ गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 1 स्टेप प्रोसेस है, ऐसा हमको लगता है। बट एक्चुअली डाउस नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि ऐसी गलती आप लोग 1 स्टेप प्रोसेस में मत करो। आपको अगर नहीं जमता है तो आप 1 स्टेप प्रोसेस भी कर सकते हो, NaCl को बाहर कर दो और OH को यहाँ पे चिपका दो, बट भाई आपको फिर एक ही मार्क मिलेगा। अगर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अगर आपने सपोज ऐसा किया, लेट अस से आपने इसको ऐसा कर दिया, तो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्क मिलेगा, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को नहीं दिखाया। अगर आप डायरेक्टली कर देते हो ऐसा कि Na यहाँ से और Cl यहाँ से NaCl बन के बाहर निकल गए, OH यहाँ पे आ गया, तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आपको 2 मार्क चाहिए तो आपको मैकेनिज्म भी बताना पड़ेगा कि मैकेनिज्म कैसे क्या हुआ, कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुई। तो भाई हम लोग को 1 मार्क तो नहीं चाहिए, आप सभी को 2 मार्क चाहिए, इसलिए डायरेक्ट वाले स्टेप पे जंप मत करना। कुछ लोग बोलेंगे फिर हमको बताया क्यों, ये वही बता देते हैं। सुनो भाई, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा इसको ऐसा कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनके 1 मार्क चले जाएंगे, मतलब 1 मार्क रिड्यूस हो जाएगा, 2 मार्क में से सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, अगर 2 मार्क चाहिए तो वही स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। रिएक्शन ऐसी होंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म भी दिखा रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, आपको वैसा बिल्कुल भी उसको नहीं करना है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्लोरोबेंजीन को। सबसे पहले मैंने क्लोरोबेंजीन को लिया, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं 2 मार्क के लिए। इसमें सबसे पहले आप क्या डालेंगे भाई, इसमें सबसे पहले आप डालेंगे NaOH को। ये डाइल्यूट NaOH भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको डाइल्यूट एक्वस नहीं पता है तो सिर्फ NaOH लिखो, काफ़ी है। रिएक्शन कंडीशन याद रखना है, 623 केल्विन और 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर है भाई आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चल रही है। सबसे पहले स्टेप में देखो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से निकलेगा H, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो ये HCl बन के बाहर हो जाएगा। 2 मार्क के लिए तो स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो यहाँ से निकला Cl, यहाँ से निकला H, HCl बन के बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका बचा क्या है, ONA, तो यहाँ पे आ जाएगा ONA। इसी का नाम होता है भाई आपका सोडियम फिनॉक्साइड। कभी भी आप रिएक्शन को लिखते हो तो रिएक्शन के नीचे में हमेशा जो भी उनके टर्म्स है, जो भी उनके नाम है, चाहे कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम हो, भाई वो तो आपको लिखना ही है। तो अभी मैंने आपको फिलहाल ये बताया, यहाँ से Cl, यहाँ से L, HCl बन के बाहर निकल गए, बचा क्या ONA, तो ONA यहाँ पे आ जाएगा।
और इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको यहाँ से क्या बनाना है, अब आपको तो यहाँ से फिनॉल बनाना है ना भाई, मतलब आपको इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, या तो आप इसी के अंदर में डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हो, तो कुछ भी डाल सकते हो, वो सब इक्विवेलेंट ही है। तो आप एक तो इसमें डालो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, या तो आप इसके अंदर में डालो H3O+, या तो आप इसके अंदर में डालो डाइल्यूट HCl। ये तीनों का सेम ही रोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो भी आपका H2O है, H2O में एक्चुअली दो चीज़ें होती है, ठीक है भाई। H2O में आपके दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका H, एक होता है आपका OH। ये Na और ये OH एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा NaCl। NaCl बन गया। और देखो क्या होगा भाई, ये है आपकी बेंजीन रिंग, तो इस बेंजीन रिंग को मैंने एज इट इज़ ड्रॉ किया। ये है आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बना भाई, ये आपका बना है फिनॉल। ये आपका क्या बना है, ये आपका बना है भाई फिनॉल। किया कुछ भी नहीं है, इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से जोड़ दिया, ठीक है, समझ लो। सबसे पहली चीज़, पहला चीज़ एक तो आपको पूछा जा सकता है पेपर में, एक्सप्लेन डाउस प्रोसेस। सेकेंड आपको पूछा जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। तीसरी थिंग आपको पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को लेंगे, इसके अंदर में डालेंगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। डायरेक्टली तो मैंने आपको बता चुका है, लेकिन अगर वैसा करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, इसलिए वैसा मत करना, ठीक है। मैंने वो इसलिए बताया था कि कुछ लोग जो वैसा करने का सोच रहे हैं वो ना करेंगे। यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, सबसे पहले आपका HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, ONA, तो ONA इसकी जगह पे आ गया। यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl बन के बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, ONA, तो ONA को Cl की जगह पे रख दिया। फिर आप इसके अंदर पानी क्यों डाल रहे हो, क्योंकि आपको फिनॉल बनाना है। फिनॉल के लिए आपको OH ग्रुप चाहिए और OH ग्रुप आपको पानी से ही मिल सकता है, ऐसे साइंटिफिकली सोचना है, ठीक है। अब पानी के अंदर में दो चीज़ें होती है, H और OH। OH आपका इधर जाएगा, H आपका इधर जाएगा और इससे आपका ये वाला फिनॉल बन जाएगा। समझ गए ना भाई। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, क्योंकि बुक में रिएक्शन दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि ये हो कैसे रहा है, इसलिए आप ऐसे ही लिखना है ताकि आपको समझ में आए कि कौन कहाँ पे जा रहा है और हेरा फेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, ये तो हो गया डाउस प्रोसेस। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसका नाम है फ्रॉम क्यूमीन, और आप बोल सकते हो उसको फ्रॉम आइसोप्रोपिल बेंजीन, और उसी को आप बोल सकते हो कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो जितने भी मेथड है, मेथड के रिएक्शन याद करने से कुछ नहीं होगा, रिएक्शन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए नाम। अगर सपोज आपको डाउस प्रोसेस में पता ही नहीं रिएक्शन होंगी तो फिर क्या मतलब भाई, रिएक्शन आ भी गई लेकिन यही नहीं पता कि डाउस प्रोसेस, तो फिर गलत हो जाएगा ना भाई। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब सुनना भाई, जरा ध्यान देंगे सारे के सारे। जो सेकंड थिंग है आपकी, वो है आपका फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन को आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है फ्रॉम आइसोप्रोपिल बेंजीन। याद रखना है भाई, नोट्स बनाते चलो बस भाई। आइसोप्रोपिल बेंजीन याद रखना है कि क्यूमीन का ही एक और नाम आइसोप्रोपिल बेंजीन है। अगर आपको सिर्फ क्यूमीन पता है और आइसोप्रोपिल बेंजीन नहीं पता तो भाई आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखना है क्यूमीन का मतलब ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है। अगर पेपर में क्यूमीन नहीं आया और आइसोप्रोपिल बेंजीन आ गया तो क्या करेंगे, याद रखना है। और इसी को एक और नाम है, सबसे काम का नाम है कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब जरा इधर देखेंगे। पेपर में बहुत बार ऐसा आया, एक्सप्लेन द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब पता है भाई क्या हुआ, सभी लोग पढ़ के गए थे फ्रॉम क्यूमीन। सबको क्यूमीन से फिनॉल बनाना सभी को आता है क्योंकि सभी ने पढ़ लिया है। सबको ये भी बात पता है कि आइसोप्रोपिल बेंजीन मतलब ही क्यूमीन होता है, वो भी सबको आता है। बट आधे से ज़्यादा लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं कि क्यूमीन का मतलब ही कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। भूल गए थे कि क्यूमीन से जब हम लोग फिनॉल को बनाते हैं तो वही मेथड कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। मतलब फिनॉल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन इस मेथड से किया जाता है इंडस्ट्रीज में कमर्शियली। ठीक है, देखो भाई फिनॉल का कितना यूज़ है। फिनॉल हमारे घर में हम लोग देखो यूज़ करते हैं, मतलब जो भी आपका क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं,
है ना, जैसे कि हार्पिक है, वैसे फिनॉल भी एक वन ऑफ द क्लीनिंग एजेंट होता है जो पूरे जर्म्स को मार देता है। एज ए एंटी इन्फेक्टेंट करके भी वो वर्क करता है। बहुत सारे उसके यूजेस है। उसका एरोमा देखो कितना बढ़िया होता है, फिनाइल का क्या स्मेल होता है ना, क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो याद रखना है कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अगर पेपर में आ गया, याद रखना वही रिएक्शन मतलब ही रिएक्शन विथ क्यूमीन है, समझ गया ना। फ्रॉम क्यूमीन से फिनॉल को प्रिपेयर करना मतलब ये आपका कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। चलिए इधर देखते हैं भाई। अब देखो क्या होगा, ये रिएक्शन बुक में पढ़ने के बाद आपको नहीं समझेगी, लेकिन अभी समझ जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिनॉल को लूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूमीन को लूँगी। क्यूमीन का मतलब ही क्या होता है, क्यूमीन का मतलब ही होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। इसी को आप बोलते हो क्यूमीन, इसी को आप बोलते हो भाई आइसोप्रोपिल बेंजीन। ज़रा ध्यान देना भाई, ये बेंजीन है इसलिए बेंजीन लेंगे। ये आइसोप्रोपिल है, कैसे गया, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है 3, इसलिए प्रोपिल आया। ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है भाई, सेम है, इसलिए कौन सा वर्ड आया, आइसो। तो आइसो मतलब दोनों के दोनों CH3 ग्रुप सेम, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन और बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन, इसी का नाम क्यूमीन होता है, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले आप इसके अंदर में डालेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की जो ये रिएक्शन है ये आप करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थियानेट। ये रिएक्शन आपकी कोबाल्ट नैप्थियानेट के प्रेजेंस में होती है और टेम्परेचर आपका होता है 423 केल्विन। टेम्परेचर याद नहीं रहता है तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कोबाल्ट नैप्थियानेट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये दिखता कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस O2 का मतलब ही ये O2 होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है आपका कटेगा। यहाँ पे देखो कैसा होगा, ये है आपका बेंजीन रिंग। बुक में मैकेनिज्म तो दिया ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म भी समझा रही हूँ। ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3 और ये भी है आपका CH3 और ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है भाई। किया मैंने कुछ भी नहीं, जरा ध्यान देना। ये आपकी एज इट इज बेंजीन लेंगे, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और बीच में क्या लगाएंगे, बीच में ऑक्सीजन को लगाएंगे। इसी का नाम होता है भाई क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्यूमीन तो है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो और परऑक्साइड मतलब O2 ग्रुप, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, आप इसके अंदर में O2 डालेंगे। O2 का मतलब ही होता है OO, तो मैंने इस बॉन्ड के बीच में OO को डाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट वाली जो स्टेप है आपकी, नेक्स्ट वाली स्टेप में आप इसके अंदर में डालते हो डाइल्यूट HCl को और आप हीटिंग करवाते हो, डाइल्यूट HCl और आप हीटिंग करवाएंगे। तो देखना भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये निकल जाएगा, ये आपका एसीटोन वाला पार्ट है, तो ये निकल के कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये है आपका एसीटोन वाला पार्ट। अगर आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की तो आपको प्रोडक्ट बनाते नहीं जमेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकालेंगे CH3 C CH3 CH3 C CH3। कार्बन से क्या अटैच है, ऑक्सीजन, तो कार्बन से क्या अटैच रहेगा, ऑक्सीजन। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा है आपकी बेंजीन रिंग या तो फिनिल रिंग, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है आपका OH ग्रुप। तो ये क्या बन गया भाई, ये बना आपका फिनोल, ठीक है। अब एक बार इधर देख लो, ये जो मेथड है इसी को बोला जाता है कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इस मेथड में आप क्यूमीन मतलब ये आइसोप्रोपिल बेंजीन से फिनॉल को बनाते हो। करना कुछ भी नहीं है, क्यूमीन को लेंगे, ऑक्सीजन को डालेंगे उसके अंदर में। सबसे पहले आपका ये वाला बॉन्ड कटेगा और दोनों के दोनों ऑक्सीजन जो है, क्योंकि O2 का मतलब ही OO होता है, तो ये बॉन्ड कटेगा और यहाँ पे OO बीच में आ जाएंगे, बीच बीच में O कहाँ पे आएंगे, बीच बीच में। फिर डालेंगे डाइल्यूट HCl। तो क्या होगा भाई, अगर आप डायरेक्टली करने गए तो रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से CH3 C CH3 और ऑक्सीजन मतलब ये एसीटोन को सबसे पहले बाहर निकालेंगे और फिर आप ये जो फिनल रिंग है उसको लिखेंगे और OH ग्रुप को उससे जोड़ देंगे और आपका फिनॉल बन जाएगा। ये है फिनल रिंग और ये है OH, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में जोड़ देंगे और फिनॉल को बना लेंगे, ठीक है भाई। बुक में रिएक्शन दिए, मैकेनिज्म प्रॉपर्ली नहीं दिया है। कमर्शियल मेथड मतलब ही फ्रॉम क्यूमीन है, याद रखना भाई। C फॉर कमर्शियल, C फॉर कैट, C फॉर क्यूमीन। समझे या नहीं समझे, लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, हम लोग देख रहे हैं थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
जो कि है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड मेथड क्या है भाई आपका? थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से भी आप फिनॉल को बना सकते हो। चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है। देखो भाई, जैसे नाम वैसे काम। पहला नाम क्या है? बेंजीन, तो मैंने बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर दिया। फिर है आपका सल्फोनिक। सल्फोनिक का मतलब होता है SO3। और फिर है आपका एसिड। एसिड में हमेशा कौन सा ग्रुप होता है? H। तो याद रखना है आपको कि पहला है आपका बेंजीन, तो बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे। सल्फोनिक है तो SO3 और एसिड है मतलब H। तो ये हुआ भाई आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो भाई क्या होगा। सबसे पहले आप इसके अंदर में डालेंगे NaOH को, ठीक है। सबसे पहले आप इसके अंदर में NaOH को डालने वाले हो। देखो भाई क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे है H और यहाँ पे है OH। सबसे पहले छोटे मोटे पानी को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। ये है H, ये है OH। सबसे पहले आपका पानी मतलब ही आपका बाय प्रोडक्ट, मतलब ही आपका वाटर हो गया घर के बाहर, हो गया रिएक्शन के बाहर। तो यहाँ है आपका H, यहाँ है आपका OH और पानी हो गया बाहर। अब देखो भाई क्या होगा। यहाँ पे है आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे है आपका SO3 ग्रुप। यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला OH। अब यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे Na बचा है, तो Na को आप इससे जोड़ देंगे। ये है आपका नेगेटिव वाला पार्ट और ये है आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है भाई। इसी को आप लोग सोडियम सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फेट, इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फेट या तो सल्फोनेट। सल्फेट भी बोल सकते हो और सल्फोनेट भी बोल सकते हो, चलेगा भाई, ठीक है। पहले समझ लो एक चीज़ को। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लिया, यहाँ से H और यहाँ से OH। सबसे पहले पानी को बाहर निकाल दिया। बचा क्या? बचा यहाँ पे SO3 और यहाँ बचा Na। क्योंकि H और OH बाहर निकल गए पानी के फॉर्म में, तो यहाँ SO3 बचा और यहाँ Na बचा। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप इसके अंदर में डालते हो NaOH को, और कुछ तो भी टेम्परेचर रहता है आपका 523 केल्विन टेम्परेचर है। और पता है बुक में नहीं दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि इस स्टेप में आपके SO2 गैस निकलती है। यहाँ पे आप -SO2 करने वाले हो। तो देखो भाई क्या होगा। ये है आपका SO3 ग्रुप, ठीक है। देखो क्या होगा। ये है आपका बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को मैंने एज इट इज़ लिखा है। ये है आपका, अब ज़रा ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी SO2 गैस बाहर निकलेगी। तो अगर यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाती है, सपोज यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाती है, तो S निकल गया और O2 निकल गया, तो कितने ऑक्सीजन बचे? एक ऑक्सीजन। और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि ये आपका SO3 ग्रुप है और ये आपका Na ग्रुप है। यहाँ से आपकी SO2 निकल गई, तो S तो निकल गया भाई, और O कितने निकल रहे? 2। पहले कितने ऑक्सीजन थे? 3। और O 2 निकल रहे, तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 1। तो एक ही ऑक्सीजन बचा है। देखो फिर से देखो, यहाँ SO3 ग्रुप है, इसमें से SO2 गैस निकल रही, तो सल्फर 1 निकल गया। ऑक्सीजन 3 थे, 3 में से 2 निकल गए, तो कितने बचे? 1 बचा है। और ये Na, इसका नाम होता है भाई सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब इसके अंदर में आप डालेंगे एक तो H3O+ को, या तो आप इसके अंदर में डालेंगे डाइल्यूट HCl को, क्योंकि दोनों का रोल सेम ही है। यहाँ पे देखो क्या होगा। ये कुछ इस तरीके से कटेगा, एक तरफ जाएगा आपका। आप इसको कैसे भी काट सकते हो, चाहे आप इसकी रिएक्शन H3O+ के साथ में भी कर सकते हो या डाइल्यूट HCl के साथ में भी कर सकते हो। एक्चुअली दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो चलो, अगर बुक में ये दिया है तो मैं यही ले लेती हूँ, लेकिन आप पेपर में अगर कुछ भी करते हो तो वो एक्चुअली सेम ही होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। यहाँ पे है आपका Na और यहाँ पे है आपका Cl। तो सबसे पहले यहाँ से आपका NaCl बाहर निकल जाएगा और देखो क्या बचेगा। यहाँ पे है आपका ये बेंजीन रिंग, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका हाइड्रोजन। तो इससे आपका ये वाली स्टेप में फिनॉल बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल को बनाना है, तो सबसे पहले आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लेना पड़ेगा। आप इसके अंदर में डालेंगे NaOH। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फिनॉल के जितने भी प्रिपरेशन है, जनरली आप उसमें NaOH ही डाल रहे हो, है ना।
क्योंकि उसमें OH ग्रुप है और आपको OH ग्रुप वहाँ से मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे है आपका H और यहाँ पे आपका OH, सबसे पहले पानी को बाहर कर दिया, तो यहाँ SO3 बचा है, यहाँ Na बचा है, क्योंकि H और OH पानी बन के बाहर निकल गए। तो बस भाई यहाँ पे हो गया। फिर आपने यहाँ पे NaOH लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपकी SO2 गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ पे SO3 था और यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल रही, तो एक सल्फर बाहर गया और पहले ऑक्सीजन 3 थे, अब 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन और ये आपका Na। लास्ट स्टेप में आप डाल रहे हो डाइल्यूट HCl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल गए और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ये हाइड्रोजन चले जाएगा और आपका यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। ठीक है भाई, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो भाई अभी हम लोग देख रहे हैं आपकी लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जो कि आपकी 4th नंबर की मेथड, जिसका नाम है फ्रॉम एनिलीन। ठीक है भाई, एनिलीन से भी आप फिनॉल को बना सकते हो, ये आपकी 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहले आप यहाँ पे एनिलीन को लेंगे। जब भी आप बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप को अटैच कर देते हो तो आप इसी को क्या बोलते हो, आप इसी को बोलते हो एनिलीन। बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसी को आप एनिलीन बोलते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले इसके अंदर में आप डालेंगे एक चीज़ को, वो चीज़ है NaNO2 प्लस HCl। अब क्या होता है ना, आपको तो यहाँ पे चाहिए भाई HNO2, लेकिन HNO2 मार्केट में नहीं मिलता है। जब आप HNO2 को खरीदने जाते हो तो HNO2 नहीं मिलता, आपको NaNO2 मिलता है और HCl मिलता है। तो अगर आपको रिएक्शन के लिए HNO2 चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको NaNO2 के अंदर में HCl को डालना है, क्योंकि ये दोनों मार्केट में मिलते हैं बट ये मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन आपको तो ये चाहिए। तो अब क्या करेंगे भाई, तो आप NaNO2 को लाएंगे, HCl को लाएंगे, दोनों के साथ में एक दूसरे को मिक्सअप करेंगे और इससे बनाएंगे आपका HNO2। देख लो ज़रा कैसे बनता है। ये है आपका Na, ये है आपका Cl। मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे लिख के देख लो एक बार कैसे NaNO2 से HNO2 बनता है। देखो ये है आपका NaNO2, इसके अंदर में डाल रहे हो आप HCl। देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे है आपका Na और यहाँ पे है आपका Cl, तो सबसे पहले आपका यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका H बचा है, यहाँ पे आपका NO2 बचा है, ये HNO2 को आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे और इससे आपका HNO2 बन जाएगा। मार्केट में ये HNO2 अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे बना रहे हो, आप NaNO2 के अंदर में HCl को डाल रहे हो। सबसे पहले यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल गया, बचा क्या, यहाँ पे NO2, यहाँ पे H, तो HNO2 को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब HNO2 हमेशा क्या करवाता है वो भी आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आपका HNO2 होता है वो आपका हमेशा बनाता है N2 प्लस और Cl माइनस। याद रखना है, HNO2 हमेशा N2 प्लस और Cl माइनस ही बनाता है, कितने भी रिएक्शन आ जाए हमेशा वो यही बनाएगा। ठीक है भाई, देखो क्या होगा, ये है आपकी बेंजीन रिंग, इस NH2 के जगह पे क्या आ जाएगा, इस NH2 के जगह पे आ जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस आयन। ठीक है, इसी को आप बोलते हो डाइजोनियम सॉल्ट, इसी को आप बोलते हो डाइअजोनियम सॉल्ट। अब डाइअजोनियम सॉल्ट के जगह पे आप डाइअजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में आप इसके अंदर में डालेंगे पानी को। ठीक है भाई, अब ज़रा देखना है क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है, पानी के अंदर में आपकी 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है आपकी H और सेकंड चीज़ होती है आपकी OH। अब देखो ना क्या होगा, ये है आपकी बेंजीन रिंग जिसको मैंने एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया। ये जो आपका Cl है और ये जो आपका H है, सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल जाएंगे, ये Cl और ये H HCl बन के बाहर निकल गए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो आसमान में डायरेक्टली उड़ जाएंगी। ये है आपकी नाइट्रोजन गैस जो कि आसमान में डायरेक्टली उड़ गई। अब बचा क्या, ध्यान देना, यहाँ पे था Cl, यहाँ पे था H, HCl बन के बाहर निकल गए। ये नाइट्रोजन गैस जो थी ये एटमॉस्फेयर में चली गई। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे आपका बचा है OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस यहाँ चले जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका फिनॉल बन जाएगा। एक बार क्विकली देख लेते हैं इस चीज़ को। अगर आपको एनिलीन से बनाने के लिए बोला जाए फिनॉल को, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लेंगे एनिलीन को। ठीक है, एनिलीन को लेंगे, एनिलीन के अंदर में डालेंगे HNO2 को। HNO2 रेडीमेड नहीं मिलता है तो आप लेंगे NaNO2 और HCl को। ठीक है, Na और NaCl बन के बाहर निकल जाएंगे, यहाँ बचा है H, यहाँ बचा है NO2, HNO2 बन जाएगा।
HNO2 हमेशा क्या देता है, N2 प्लस Cl माइनस आयन। तो इस NH2 के जगह पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली, N2 प्लस Cl माइनस आयन, क्योंकि HNO2 हमेशा N2 प्लस Cl माइनस आयन देता है। तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। इसके अंदर है पानी डालेंगे। पानी में दो चीज़ें होती है, H और OH। H यहाँ से, Cl यहाँ से HCl बन के सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगी। अब H और Cl तो HCl बन के बाहर निकल गए, N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो बचा क्या, OH माइनस आयन। तो OH आपका यहाँ चले जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी प्रिपरेशंस थे फिनॉल के और जो भी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वगैरह के रिएजेंट्स थे वो सब खत्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ भाई लाइक तो बनता ही है, सारे के सारे लाइक करो प्लीज़, थैंक यू सो मच।